नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बिहार में एसआईआर और राहुल गांधी के कथित कर्नाटक वोटर खुलासे के मामले में आज दिल्ली की सियासत में गर्मी है। दरअसल आईए गठबंधन के सभी सांसद सुबह 11 बजे संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने वाले हैं और विपक्ष का आरोप यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर आयोग ऐसे ही काम करता रहा तो आने वाले बिहार विधानसभा और अन्य राज्यों के चुनाव भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने कहा कि अब हमारे पास विरोध के लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता दानिश अली ने भी कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें यकीन हो गया कि अमरोहा में उनकी हार बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत की वजह से ही हुई। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी मार्च निकालने के बजाय साइन किया हुआ हलफनामा चुनाव आयोग को दें और तेजस्वी यादव से पूछे जा रहे सवालों के जवाब दें। बीजेपी ने राहुल गांधी को हिटलर के मुख्य प्रचारक जोसेफ गोएबल्स का नया अवतार बताया। बिहार में 1 सितंबर तक जिस को आपत्ति है कि उसके कागज नहीं सही ढंग से प्रस्तुत हुए हैं, वो चुनाव आयोग को अपना आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। आज 10 दिन हो गए। इंडी गठबंधन के कुल बूथ लेवल एजेंट 1,60,000 है। आप 62 लाख को अगर डिवाइड करिए 10 से तो 6,20,000 आता है और 6,20,000 को 1,60,000 से डिवाइड करिए तो 4.5 के लगभग आता है। यानी केवल 4 से 5 वोटरों का वेरिफिकेशन यदि एक दिन में इंडी गठबंधन के एक बूथ लेवल एजेंट ने किया होता तो अब तक सब कुछ साफ हो गया होता। माननीय चुनाव आयोग, उनका प्रथम कर्तव्य यह है कि वे इस देश के एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करें। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से विशेषकर इस दशक में किस प्रकार से चुनाव आयोग एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। अमेरिका में बयान देते हुए मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि सिंधु नदी भारतीयों की निजी संपत्ति नहीं है और अगर उस पर बांध बनाया गया तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह कर देगा। मुनीर ने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो वहीं अरब सागर में आज भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक ही समय में अपने अपने समुद्री इलाकों में फायरिंग ड्रिल कर रही हैं। दोनों देशों ने यहां वार्निंग जारी कर दी है और मरीन ट्रैफिक को दूर रहने की सलाह दी है। भारत की तरफ से ओखा, पोरबंदर और मोरमुगाओ के पास 11 से 13 अगस्त तक ड्रिल होगी, जबकि पाकिस्तान ने 11 अगस्त सुबह 4 बजे से लेकर 12 अगस्त शाम 4 बजे तक का समय तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार है जब दोनों देशों की नौसेनाएं इस तरह से आमने सामने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं और ये तैयारी दरअसल एक तरह का अभ्यास के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी है। भारतीय नौसेना जो सशक्त है
दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने के लिए अपने साहस और शौर्य के साथ अपने आधुनिक हथियारों, आईएनएस और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स भारत के नौसेना के पास मौजूद हैं, चाहे वो सबमरीन्स हों या फिर मिसाइल्स, इन सभी का इस्तेमाल कर भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम तो है ही, इसका अभ्यास भी अब किया जाएगा। और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 में हुई घटना पर खुलासा किया। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में के.सी. वेणुगोपाल समेत कई सांसद और अन्य सैकड़ों यात्री मौजूद थे। उड़ान भरने के बाद तेज टर्ब्यूलेंस और फ्लाइट सिग्नल में खराबी होने के चलते विमान को चेन्नई डाइवर्ट किया गया। पहले लैंडिंग प्रयास में रनवे पर दूसरा विमान मौजूद होने की वजह से कैप्टन ने तुरंत प्लेन को टेक ऑफ की पोजीशन में ले लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि तकनीकी समस्या और रास्ते में मौसम की स्थिति के चलते फ्लाइट को चेन्नई डाइवर्ट किया गया। विमान सुरक्षित उतरा और यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था भी की जा रही है। दरअसल कंपनी ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर है। दरअसल उन्होंने कहा कि पहले ये दोनों काम सेवा के लिए किए जाते थे, अब कमर्शियल कर दिए गए हैं। और एक बड़ा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये आया, जिसमें उनका ये कहना है कि सेवा के लिए किए जाने वाले काम अब कमर्शियल कर दिए गए हैं। ऐसा ही स्वास्थ्य के बारे में रहता था। अपने आप प्राचीन व्यवस्था में तो 10-12 गांव मिलके एक वैद्य जी रहते थे और पता चला उनको कि किसी घर में कोई बीमार है तो बिना बुलाए पहुंचते थे। अब ऐसा है कि कितना खर्चा होता है इसका हिसाब करना पड़ता है और आवश्यकता तो बन गई। तो ऐसी चिकित्सा चाहिए समाज को जो सहज सुलभ हो, इसलिए अधिक जगह होनी चाहिए। व्यापारीकरण के कारण केंद्रीकरण भी होता है। कारपोरेट का जमाना है तो शिक्षा का हब बन जाता है। पहले एक एक प्रांत में 70-70 हजार शिक्षा के केंद्र रहते थे। वहां सब प्रकार के लोग अपने बच्चों को भेजते थे और उनको शिक्षा मिलती थी। ब्यूटीफुल ट्री नाम की किताब है, धर्मपाल जी ने लिखी है, उसमें सारा ब्यौरा है। अब शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, छात्रों को दूर दूर जाना पड़ता है क्योंकि केंद्रित हो गया। स्वास्थ्य का भी ऐसे ही है।